नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बुक पिलो यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हर संडे आपको मिलते हैं हाई क्वालिटी बुक समरीज। आज मैं जिस बुक की समरी आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, स्पेशली स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग से। जिस बुक की मैं बात कर रहा हूं वो है फ्लर्टिंग विद स्टॉक्स, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग फॉर बिगिनर्स, जिसे लिखा है अनिल लांबा ने। अनिल लांबा एक बेस्ट सेलिंग ऑथर है, फाइनेंशियल लिटरेसी एक्टिविस्ट और एक इंटरनेशनल कॉर्पोरेट ट्रेनर है, जिनकी कंपनी लैम्पकॉन फाइनेंस एंड मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड 1990 से अपने सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है फाइनेंस, कॉर्पोरेट लॉ और टैक्सेशन के ऊपर पूरे दुनिया के सबसे बढ़िया कंपनीज को। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में सीखेंगे वो सारी लेसन्स और स्ट्रैटेजीज जो मैंने सीखी है अनिल लांबा जी की बुक फ्लर्टिंग विद स्टॉक से। मैं आप सभी को रेकमेंड करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखिए, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन करने के लिए। अगर आपके पास टाइम कम है तो वीडियो की स्पीड आप बढ़ा भी सकते हो, लेकिन प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिए सारी अमेजिंग लेसन सीखने के लिए। इंडिया में फाइनेंशियल एजुकेशन की बहुत ज्यादा कमी है और मेरा गोल इस चैनल से यही है कि मैं 10,000 लोगों की हेल्प करूं उन्हें फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने में। और साथ ही साथ मेरा सपना है हमारा प्यारा भारत पूरे विश्व का सबसे सक्सेसफुल देश बने हर एक फील्ड में। और इस वीडियो के साथ मैं एक कदम और आगे बढ़ रहा हूं देश के लिए। जिन्होंने आज तक कभी भी स्टॉक मार्केट में पैसे नहीं लगाए हैं वो दो तरीकों से अपने पैसों को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला है प्राइमरी मार्केट, जहां पर आप डायरेक्टली किसी कंपनीज के शेयर्स खरीदते हैं जब वो अपने शेयर्स को पब्लिकली इशू करती है, जिसे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। अगर मान लीजिए कल को मैं अपनी यूट्यूब चैनल का एक प्रॉपर कंपनी खोल लेता हूँ, जैसे कि बुक पिलो प्राइवेट लिमिटेड, और मुझे पैसे रेज करने हैं जिससे कि मैं अपने बिजनेस को और बड़ा कर सकूं, तो मेरे पास कुछ ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे बैंक के पास जाकर लोन लेना, या फिर मैं एक और काम कर सकता हूं कि अपनी कंपनीज की कुछ शेयर्स को मैं पब्लिक को बेच सकता हूं, जिससे कि आप मेरे कंपनीज के इन्वेस्टर बन सको। और मैं जब प्रॉफिट कमाऊंगा तो मैं आपको डिविडेंड दूंगा अपने शेयर होल्डर्स को। इससे आप डायरेक्टली किसी कंपनीज के शेयर्स ले रहे हो, और ये है प्राइमरी तरीका स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का। और मान लेते हैं कि मेरे पास लिमिटेड शेयर्स थे बेचने के लिए और अब वो फुल हो चुका है, यानी अब दूसरा तरीका है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का, वो है सेकेंडरी मार्केट से, जिसमें आप एक एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से शेयर्स खरीद सकते हो। तो आयुष ने बुक पिलो प्राइवेट लिमिटेड के 10 शेयर्स खरीदे हैं ₹1 ईच से। तो अब चाहे तो आयुष उन 10 शेयर्स को बेच सकता है एक एडिशनल प्रॉफिट से, जिससे कि आयुष को भी प्रॉफिट मिले और जो खरीद रहे हैं उन्हें भी शेयर्स मिल जाए। सेकेंडरी मार्केट का एग्जाम्पल है इंडिया में NSE और BSE, यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। जनरली स्टॉक मार्केट में आपको दो तरीके के लोग मिलेंगे, पहला है इन्वेस्टर्स, दूसरा है स्पेकुलेटर। इन्वेस्टर्स उन लोगों को कहते हैं जिनके पास पैसे होते हैं शेयर्स खरीदने के, और उन शेयर्स के लिए वो एक अपॉर्चुनिटी का वेट करते हैं जिससे कि उन्हें वो बेच सके ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए। इन्वेस्टर्स बड़े ध्यान से पहले कंपनीज की एनालिसिस करते हैं और फिर वो अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन स्पेकुलेटर्स के पास बहुत पैसे भी नहीं होते हैं कुछ शेयर्स खरीदने के लिए, और वो मार्जिन ट्रेडिंग की मदद से, जिसके बारे में मैं आपको कुछ देर बाद समझाऊंगा, वो ज्यादा शेयर्स खरीदते हैं और प्रिडिक्ट करते हैं कि कोई शेयर्स ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। और मैक्सिमम टाइम वो कंपनीज की एनालिसिस नहीं करते हैं, बल्कि वो मार्केट सेंटिमेंट के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, जिससे कि दिन खत्म होने के बाद या तो उन्हें लॉस होता है या फिर उन्हें प्रॉफिट होता है। ऑथर अनिल लांबा सभी को इन्वेस्टर बनने के लिए रेकमेंड करते हैं, ना कि स्पेकुलेटर बनने की सलाह देते हैं, अनलेस आपके पास एबिलिटी है लॉस को सहने की। तो अभी तक हमने सीखा कैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमने ये भी सीखा कि इन्वेस्टर्स और स्पेकुलेटर के बारे में। अब हम सीखते हैं मार्जिन ट्रेडिंग के बारे में, जिसे लेवरेज ट्रेडिंग भी कहते हैं। मान लेते हैं कि एक व्यक्ति है जिसके बैंक अकाउंट में 5,000 रुपए हैं और वो चाहता है कि उन 5,000 रुपए से वो शेयर्स खरीदे। क्योंकि उसके पास सिर्फ 5,000 रुपए हैं, तो वो एक कंपनी X जिसका शेयर प्राइस है ₹50 पर शेयर, तो वो व्यक्ति उस कंपनी के 100 शेयर्स खरीद सकता है और पैसे पे कर सकता है। लेकिन मार्जिन ट्रेडिंग में क्या होता है कि वो 5,000 रुपए को एज अ मार्जिन मान लिया जाता है। जैसे कि अगर मार्जिन रेट है 10%, तो आप उन पैसों से 10 गुना की वैल्यू के शेयर्स खरीद सकते हो और आप पैसे बाद में दे सकते हो। जैसा कि मैंने पहले एग्जांपल में आपको समझाया, जहां पर आप कंपनी X की 100 शेयर्स खरीद सकते हैं 5,000 रुपए से, लेकिन मार्जिन ट्रेडिंग से आप 1,000 शेयर्स खरीद सकते हैं, यानी 50,000 रुपए तक की वैल्यू के शेयर्स खरीद सकते हैं। लेकिन आपको ये लग रहा होगा कि पैसे देने हैं या नहीं है,
और ये कैसे काम करता है मार्जिन ट्रेडिंग। देखिए, मार्जिन ट्रेडिंग करने के लिए आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी पड़ेगी, जिसका मतलब होता है कि आपको किसी भी शेयर्स को बाय और सेल करना है एक दिन में, वरना ब्रोकर ऑटोमेटिकली आपके पैसों को स्क्वायर ऑफ कर देगा, जिससे कि अगर आपने प्रॉफिट कमाया है तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, अगर आपको लॉस हुआ है तो आपको ब्रोकर को या फिर अपने बैंक को पैसे देने पड़ेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। आपने कंपनी एक्स की 1000 शेयर्स मार्जिन ट्रेडिंग से 10 बजे आपने खरीद लिया, और जैसे कि आपको पता है कि मार्केट 3 बजे बंद हो जाता है, तो आपको उस कंपनी की शेयर्स 3 बजे से पहले आपको बेचनी पड़ेगी। आपने 50 रुपए पर शेयर से 1000 शेयर्स खरीद लिया है, यानी 50,000 रुपए आपकी टोटल वैल्यू है। और आपने देखा कि 2 बजे उस कंपनी एक्स की पर शेयर प्राइस वैल्यू 60 रुपए हो चुकी है, यानी टोटल वैल्यू आपकी शेयर्स की हो गई है 60,000 रुपीज। तो अब आपने उन शेयर्स को बेच दिया। आपने इन्वेस्ट किया था 50,000 रुपए और आपने कमाया 60,000 रुपए, तो आपको सिर्फ कुछ घंटों में 10,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। लेकिन इसका ठीक उल्टा भी हो सकता है, जैसे ही अगर शेयर प्राइस गिर के 45 रुपीज पे आ जाता है तो आपकी इन्वेस्टमेंट हुई 50,000 रुपए की और आपकी टोटल वैल्यू हो चुकी है 45,000 रुपए। तो यहाँ पे आपको मार्केट क्लोज होने से पहले आपको सारे शेयर्स बेचने पड़ेंगे और आपको 5,000 रुपए का लॉस भी हो जाएगा। तो यही है मार्जिनल ट्रेडिंग, और इसे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए ये बिल्कुल आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि हाँ, इसमें रिस्क है, लेकिन बहुत लोग इसे फुल टाइम करते भी हैं। इसीलिए सबसे पहले आप नॉलेज और एक्सपीरियंस गेन करिए, फिर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना शुरू करिए। मेरा रिकमेंडेशन आपके लिए यही रहेगा। चलिए हम सीखते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट का सबसे पूछे जाने वाला क्वेश्चन, वो है सेंसेक्स और निफ्टी क्या होता है। अगर आपके जान पहचान में कोई व्यक्ति है जो स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करता है, तो आपने अक्सर ये सुना होगा कि यार आज सेंसेक्स बहुत नीचे आ गया है, या फिर निफ्टी के पॉइंट्स अचानक से बढ़ गए हैं। और दोनों इंडाइसेस से लोग या तो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं या फिर उनका स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ जाता है। जितने भी बिजनेस टीवी चैनल्स हैं वो आपको लाइव इसके बारे में शेयर करते हैं कि आज कितने पॉइंट्स ऊपर है या फिर कितना नीचे हैं सेंसेक्स और निफ्टी, और साथ ही साथ इसके रीजंस भी शेयर करते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। देखिए, सेंसेक्स और निफ्टी को समझने के लिए मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा, जिससे कि आप अच्छे से समझ जाएंगे इसका कॉन्सेप्ट और आप दूसरों को भी समझा पाएंगे। जब आप अपने लोकल मार्केट में सब्जी लेने जाते हो तो अक्सर कुछ सब्जी लेने से पहले आप उनका रेट पूछते हो, फिर आप 1 या 2 सब्जी को पिक करते हैं, उसे देखते हैं, उसे टच करते हैं, उसे स्मेल करते हैं और कई बार उसे प्रेस भी करते हैं उसकी क्वालिटी को चेक करने के लिए, जिससे कि आपको ये पता लग जाए कि सब्जियां अच्छी है या नहीं। ऐसा करने से आपका टाइम बचता है और आप ज्यादा क्वांटिटी में सब्जी ले सकते हो, क्योंकि हर एक सब्जी की हम डिटेल एनालिसिस नहीं कर सकते हैं। उसी तरह स्टॉक मार्केट में हजारों कंपनियां लिस्टेड हैं, तो इन जनरल लोगों को कैसे पता चलेगा कि स्टॉक मार्केट में आज क्या पोजीशन चल रहा है। इसीलिए सेंसेक्स और निफ्टी एक सैंपल की तरह काम करता है, जो एक ओवरऑल इंप्रेशन देता है कि आज का स्टॉक मार्केट कैसा चल रहा है। सेंसेक्स में कुल 30 इंडिया की सबसे बड़ी कंपनीज होती हैं और निफ्टी में 50 इंडिया की सबसे बड़ी कंपनीज होती हैं। ये कंपनीज फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन से इंडिया की सबसे बड़ी कंपनीज होती हैं। फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन को समझने के लिए हमें सबसे पहले मार्केट कैपिटलाइजेशन को समझना पड़ेगा। किसी भी कंपनी का अगर आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको कैलकुलेट करना है तो आपको एक सिंपल से फॉर्मूला यूज करना है। मार्केट कैपिटलाइजेशन इक्वल्स टू प्राइस ऑफ 1 शेयर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो अगर एक कंपनी है, उसके 100 शेयर्स मार्केट में इशूड हैं और एक शेयर का प्राइस है 2 रुपए, तो उस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन हुई 2 मल्टीप्लाइड बाय 100 इक्वल्स टू 200 रुपीज। फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन का फॉर्मूला है प्राइस ऑफ 1 शेयर मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में नंबर ऑफ शेयर्स माइनस कंपनीज ओन्ड शेयर्स। अगर मान लेते हैं उसी कंपनी के 20 शेयर्स उन्होंने खुद के पास ही रखा है, तो उस कंपनी का फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा 2 मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में 100 माइनस 20 इक्वल्स टू 160 रुपीज। तो सेंसेक्स और निफ्टी में फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन से इंडिया की टॉप कंपनीज आती हैं। तो अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि स्टॉक मार्केट में तो हजारों कंपनीज लिस्टेड हैं, क्या सेंसेक्स और निफ्टी के बढ़ने से या कमने से सारे कंपनीज पे असर पड़ता है? तो इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं। मान लेते हैं कि आपने ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट किया है
जो सेंसेक्स के टॉप 30 और निफ्टी की टॉप 50 में आते ही नहीं है, तो क्या निफ्टी और सेंसेक्स के ऊपर और नीचे जाने से आपको फर्क पड़ सकता है? तो इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं। कई बार सेंसेक्स और निफ्टी ऊपर जाता है लेकिन आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू नीचे आ जाती है। इसीलिए आपको सेंसेक्स और निफ्टी के पॉइंट्स को देखकर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ जनरली टॉप परफॉर्मिंग कंपनीज होती हैं जो चेंज होती रहती है और ये पास्ट रिकॉर्ड को लिस्ट करती है पिछले 3 महीनों में। यानी ये वही बात हो गई कि आप उस घोड़े पे पैसे लगा रहे हो जो ऑलरेडी रेस जीत चुका है, बल्कि आपको उन घोड़ों पे पैसे लगाने हैं जो आपको लगता है कि शायद ये जीत सकते हैं। यानी उन कंपनीज पे आपको पैसे लगाने हैं जो इंडिया के टॉप 50 कंपनीज में आ सकते हैं कुछ महीने या फिर कुछ सालों में। जो ऑलरेडी टॉप 50 में है उनकी वैल्यू काफी ज्यादा हाई है। तो एक स्मार्ट इन्वेस्टर वही है जो पहले ही आइडेंटिफाई कर ले, जो हम इस वीडियो में आगे सीखने वाले हैं कि किसी भी शेयर को पिक कैसे करते हैं। तो एक स्मार्ट इन्वेस्टर वही है जो पहले ही आइडेंटिफाई कर ले कि कौन सा कंपनीज आगे जाके मुझे सबसे ज्यादा रिटर्न दे सकती है। ऑथर कहते हैं कि एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने के लिए आपके पास 3 स्किल होनी चाहिए। पहला है क्या खरीदना है, यानी व्हाट टू बाय। दूसरा है कब खरीदना है, यानी व्हेन टू बाय। और तीसरा है कब बेचना है, यानी व्हेन टू सेल। तो ऑथर हम सभी से ये पूछते हैं कि इन तीनों स्किल में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किल कौन सा है? क्या सही शेयर्स खरीदना ज्यादा इंपॉर्टेंट है सही टाइम पे खरीदने से? सिंपली, क्या एक बढ़िया शेयर खरीदना बेटर है किसी भी वक्त, या फिर कोई भी शेयर्स आप खरीदते हो बेहतर टाइमिंग में? इन दोनों में से सबसे ज्यादा रिटर्न आपको कौन सा वाला दे सकता है? ऑथर अनिल कहते हैं कि कौन सा शेयर्स खरीदना है ये आपके फंडामेंटल एनालिसिस पे डिपेंड करता है, और कब खरीदना है ये आपके टेक्निकल एनालिसिस पे फुल्ली डिपेंड करता है। एक अच्छे शेयर को खराब टाइम में खरीदने से आपको नुकसान हो सकता है, और एक एवरेज शेयर को सही वक्त पे खरीदने से आपको प्रॉफिट बन सकता है। यहाँ ऑथर का सिंपल से फॉर्मूला है। सबसे पहले एक अच्छी कंपनी को आइडेंटिफाई करिए, फिर आप ये प्लान करिए कि उसके शेयर्स कब खरीदना है और कब उन शेयर्स को बेचना है, यानी टाइम ऑफ एंट्री और एग्जिट आपको डिसाइड करना है। आप कैसे पता कर सकते हैं कि कोई कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है या नहीं? उन कंपनीज की मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इसीलिए ऑथर रेकमेंड करते हैं कि हमें 2 चीजों के बारे में बहुत ही अच्छी नॉलेज होनी ही चाहिए। पहला है बैलेंस शीट और दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में और इसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि इसके नाम से ही हम समझ सकते हैं कि ये अकाउंट हमें किसी भी कंपनी का परफॉर्मेंस बताती है कि उस कंपनी ने प्रॉफिट बनाया है या फिर उस कंपनी को लॉस हुआ है। अगर कोई भी कंपनी अपने खर्चों से ज्यादा पैसे कमाती है तो ये प्रॉफिट है, और अगर कोई भी कंपनी अपने खर्चों से कम कमाती है तो ये लॉस है। तो सबसे पहले हम एक सैंपल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं जिसमें 2 कॉलम होते हैं। पहला है एक्सपेंसेस का यानी खर्चे, और दूसरा है इनकम यानी आमदनी। खर्चे यानी एक्सपेंसेस में वो चीजें आती हैं जिससे उस कंपनी के पैसे जा रहे हैं, जैसे कि मटेरियल्स, सैलरी, एडमिन एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस। इनकम में 2 कंपोनेंट होते हैं, पहला है सेल्स और दूसरा है अदर इनकम्स। जो पैसे किसी बिजनेस के कोर एक्टिविटी से जनरेट होती है उसे सेल्स कहते हैं, जैसे अपने गुड्स एंड सर्विसेज को बेचना। और जो पैसे बिजनेस के कोर एक्टिविटी के कारण जनरेट नहीं होती है बल्कि दूसरे तरीकों से पैसे जनरेट होती है उसे कहते हैं अदर इनकम, जैसे कि बैंक के डिपॉजिट से इंटरेस्ट कमाना या फिर एडिशनल चीजों को बेचना। तो ये सारी चीजें अदर इनकम में आ जाती है। अगर मैं आपको एक सैंपल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शेयर करूं तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो ऑथर कहते हैं कि अगर कोई कंपनी प्रॉफिट अच्छा कमा रही है तो हमें ये फोकस करना चाहिए कि उनका इनकम क्या अदर इनकम से जनरेट हो रहा है या फिर बिजनेस की कोर एक्टिविटी यानी सेल्स से जनरेट हो रहा है। टेबल में आप देख सकते हो कि सेल्स के पास टॉप लाइन लिखा हुआ है और प्रॉफिट के पास बॉटम लाइन। तो वो कंपनी बेटर परफॉर्म कर रही है जिनका बॉटम लाइन बेहतर है, यानी जिनका प्रॉफिट ज्यादा हो, ना कि सेल्स जो है टॉप लाइन। मैक्सिमम ई कॉमर्स कंपनीज जैसे कि Amazon, इनकी टॉप लाइन बहुत अच्छी होती है लेकिन बॉटम लाइन उतनी भी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि ये हमेशा आपको डिस्काउंट्स एंड ऑफर पे प्रोडक्ट्स बेचते रहते हैं। इसीलिए किसी भी शेयर्स में इन्वेस्ट करने से पहले आप उस कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जरूर देखिए और ये भी एनालाइज करिए उनका टॉप लाइन कैसा है और साथ ही साथ उनका बॉटम लाइन कैसा है, जिससे कि आपको आइडिया मिल सके कि ये कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है।
अब हम बात करते हैं बैलेंस शीट के बारे में। बैलेंस शीट ये बताता है कि किसी भी कंपनी का लाइबिलिटीज और एसेट कितना है। लाइबिलिटीज का मतलब है कि एक कंपनी को कितने पैसे देने हैं, और एसेट का मतलब होता है कि कंपनी किन किन चीजों को ओन करती है। यानी बहुत बार कंपनीज पैसे बोरो करती है, जिसका मतलब है लाइबिलिटीज एसेट खरीदने के लिए, जैसे कि प्रॉपर्टी, मशीनरी। तो बेसिकली लाइबिलिटीज ये शो करता है कि पैसों का सोर्स कहां पे है, और एसेट ये रिप्रेजेंट करता है कि पैसे इस्तेमाल कहां हुए हैं। तो अब मैं आपके साथ एक सैंपल बैलेंस शीट शेयर कर रहा हूं, जिसमें 6 मेन इंपॉर्टेंट हेडिंग्स हैं जो आपको याद रखना है। लाइबिलिटीज में है शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड करंट लाइबिलिटीज, और एसेट में है फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट। शेयर कैपिटल का मतलब है कि जब एक कंपनी अपने ओनर से पैसे लेती है उसे कहते हैं शेयर कैपिटल। रिजर्व्स एंड सरप्लस का मतलब है कि उस कंपनी के पास कितने पैसे रिजर्व में है। लॉन्ग टर्म लोन्स वो है जो कंपनीज बैंक से लेती हैं, और करंट लाइबिलिटीज जिन्हें कंपनी को पैसे देने हैं। और एसेट में 2 इंपॉर्टेंट हेडिंग्स हैं। पहला है फिक्स एसेट, जैसे कि लैंड, मशीनरी, प्लांट्स, और करंट एसेट का मतलब है जो पैसे कंपनी के मार्केट में लगे हुए हैं। तो किसी भी कंपनी की शेयर खरीदने से पहले आपको उस कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट एक बार जरूर देखनी चाहिए, जिससे कि आपको ये आइडिया मिल सके कि इस कंपनी ने पिछले क्वार्टर में कैसा परफॉर्म किया है। और साथ ही साथ आप उनका एनुअल रिपोर्ट भी पढ़ सकते हो और उनकी एनालिसिस आप खुद से कर सकते हो। ऐसा करने से आप और श्योर हो जाते हो कि आप जिस कंपनी में पैसे लगा रहे हो वो कंपनी अच्छी है या नहीं। तो चलिए हम इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक क्विक रिकैप कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या सीखा। अभी तक आपने सेंसेक्स और निफ्टी क्या होता है ये सीखा, आपने फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में सीखा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के इंपॉर्टेंट टर्म्स भी सीख लिया। अब मैं इस वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, जिसमें हम सब ये सीखेंगे कि एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी को कैसे चुने। अपने पैसे को सही कंपनी पे इन्वेस्ट करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए ऑथर हमारे साथ 3 स्टेप्स शेयर करते हैं, जिससे हम एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी को चूज करने में हमें मदद मिले। स्टेप नंबर 1 है डोंट चूज अ कंपनी, फर्स्ट सेलेक्ट द इंडस्ट्री। यानी ऑथर ये कहते हैं कि आपको कंपनी चूज नहीं करनी है, बल्कि आपको इंडस्ट्री चूज करनी है। इसको समझने के लिए हमारी बेसिक्स क्लियर होनी चाहिए। एक कंपनी उसे कहते हैं जो बिजनेस करती है, किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस सेल करती है, स्मॉल या लार्ज स्केल पर। और एक इंडस्ट्री उसे कहते हैं जिसमें बहुत सारी कंपनीज होती हैं, लेकिन उनका कोर बिजनेस सेम रहता है। जैसे भारतीय एयरटेल कंपनी है और टेलीकम्युनिकेशन इसकी इंडस्ट्री है। और एक एग्जांपल अगर आपके साथ मैं शेयर करूं तो मारुति सुजुकी एक कंपनी है और ये ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में फॉल करती है, और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में और भी बहुत सारे कंपनीज हैं। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा कंपनी और इंडस्ट्री के बारे में। तो ऑथर ये कहते हैं कि जो लोग स्टॉक मार्केट में पैसे लगाने की सोच रहे हैं, तो किसी फ्रेंड या ब्रोकर की एडवाइस पर आंखें बंद करके किसी भी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट नहीं करनी चाहिए, बल्कि आपको खुद से ही एक इंडस्ट्री चूज करनी है। और इंडस्ट्री चूज करने के लिए भी ऑथर ने 3 बेसिक एडवाइसेस शेयर की है, जिससे हमें ये पता लग जाए कि आने वाले टाइम में किन इंडस्ट्रीज में ग्रोथ है और किन इंडस्ट्रीज में अभी डिक्लाइन होने वाला है। एडवाइस नंबर 1 है रीड बिजनेस न्यूज़पेपर। समय निकालकर दिन में एटलीस्ट 10 से 15 मिनट आपको बिजनेस रिलेटेड न्यूज पढ़नी चाहिए। ये छोटी सी हैबिट से आप बहुत कुछ सीख पाएंगे इंडिया और ग्लोबल मार्केट के बिजनेस न्यूज से, और साथ ही साथ आपको उन इंडस्ट्रीज के बारे में भी पता लग जाएगा जिसमें अभी काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है और बहुत सारे चेंजेस भी कर रही है अपने सेक्टर में। दूसरा एडवाइस जो ऑथर ने शेयर किया है कि आपको गवर्नमेंट की एनुअल बजट भी पढ़नी चाहिए, जिससे कि आपको पता पड़ जाए कि हमारी गवर्नमेंट किन किन इंडस्ट्रीज में ज्यादा स्पेंडिंग करने वाली है। इससे भी आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस इंडस्ट्री को आपको चूज करना चाहिए। अगर आपको इंडिया का 2021 का एनुअल बजट देखना है और स्टडी करना है, तो आप indiabudget.gov.in में जाकर आप गवर्नमेंट की एनुअल बजट देख सकते हैं, और ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तीसरा एडवाइस जो ऑथर ने सजेस्ट किया है जिससे कि आपको इंडस्ट्री चूज करने में मदद मिले, वो है यूज ऑफ इंटरनेट। यानी इंटरनेट को आपको सही तरीके से यूज करना है, जिससे कि आप डिफरेंट बिजनेस वेबसाइट और यूट्यूब पे रेगुलर वीडियोस देख सकते हो और अपने नॉलेज बढ़ा सकते हो, और ये भी पता कर सकते हैं कि कौन से इंडस्ट्री आपके लिए बेटर है।
ये 3 एडवाइसेस के साथ ही साथ आपको ये स्टडी करना है कि हमारी गवर्नमेंट किस सेक्टर में ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है। जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे फिलहाल इंडियन गवर्नमेंट काफी ज्यादा फोकस कर रही है, रोड्स और टाइम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को भी इंप्रूव कर रही है। गवर्नमेंट बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में, इसीलिए इंडिया में अभी बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है हम सभी के लिए। और आपको ये भी स्टडी करना है कि किन किन सेक्टर्स में गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इनकरेज कर रही है, लोगों को ग्रांट्स, सब्सिडीज और इंसेंटिव्स दे रही है। जैसे कि सोलर एनर्जी पे और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे गवर्नमेंट काफी ज्यादा सपोर्ट कर रही है हर किसी को। ये देश के लिए भी बेटर है और देश के एनवायरमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है। और एंड में आपको उन सेक्टर्स पे भी फोकस करना है जो अभी डिक्लाइन कर रही है, जैसे कि ऑयल एंड कोल इंडस्ट्री। फ्यूचर में आज से 20-30 साल बाद शायद लोग ऑयल और कोल को उतना इस्तेमाल नहीं करेंगे। पूरी दुनिया का सोर्स ऑफ एनर्जी बहुत जल्दी चेंज होने वाला है। अगर आप ये सारी चीजें अच्छे से स्टडी करते हैं तो कुछ हफ्तों में आपको ये पता लग जाएगा कि आपके हिसाब से कौन सी इंडस्ट्री में आपको आना चाहिए या फिर उस इंडस्ट्री में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अब हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि आपके एनालिसिस के बाद आपने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को चूज किया, क्योंकि आपने देखा कि इस सेक्टर में ग्रोथ बहुत ज्यादा है और साथ ही साथ अभी जो सिचुएशन चल रही है पूरी दुनिया में, उस हिसाब से भी इस सेक्टर में आपको काफी प्रॉफिटेबिलिटी दिख रही है। अब ये सवाल आता है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में किन कंपनीज को चूज करना है। तो स्टेप नंबर 2 है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी को चूज करने के लिए, वो है कंपनी एनालिसिस। इसमें आपको किसी भी कंपनी को जज करना है उसके पास्ट परफॉर्मेंस से, प्रेजेंट ग्रोथ से और फ्यूचर प्रेडिक्शंस बाय एक्सपर्ट से। नंबर 1 फैक्टर जो ऑथर हमारे साथ शेयर करते हैं वो है साइज एंड रैंकिंग। यानी किसी भी नए इन्वेस्टर के लिए उसे साइज और रैंकिंग पे फोकस करना चाहिए अपने पैसे इन्वेस्ट करने से पहले। हमें सबसे पहले सिलेक्टेड इंडस्ट्री की टॉप कंपनीज को देखना है। जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में मार्केट कैपिटलाइजेशन से ये लिस्ट ऑफ कंपनी सबसे ज्यादा बड़ी है। अगर टॉप कंपनीज देखें तो सन फार्मा, डेविस लैब, डॉक्टर रेड्डीज लैब, सिप्ला एंड ऑरबिंदो फार्म टॉप में आती है मार्केट कैपिटलाइजेशन से। लेकिन जब हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट की तो सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज लैब, सिप्ला, ऑरबिंदो फार्म एंड कैडिला हेल्थ ये सब टॉप कंपनीज है नेट प्रॉफिट से। ऑथर ये रेकमेंड करते हैं कि अगर आप एक नए इन्वेस्टर हो तो उस कंपनी में आपको पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए जिसका नाम आपने पहले भी सुना हो, जब भी अगर उस इंडस्ट्री के बारे में बात होती है तो, क्योंकि अक्सर उन्हीं कंपनीज के बारे में लिखा या बोला जाता है जो उस इंडस्ट्री की मार्केट लीडर होती है। तो अगर आप इन लिस्ट में कुछ कंपनीज के नाम हमेशा सुनते आ रहे हो तो एज अ न्यू इन्वेस्टर आपको इन सारी कंपनीज को आपको शॉर्टलिस्ट करना है जिसमें आप पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हो। मान लेते हैं कि आपने कुल 5 कंपनीज शॉर्टलिस्टेड की है जिसमें आप इंटरेस्टेड हो इन्वेस्ट करने के लिए। तो अब आते हैं स्टेप नंबर 3 में, एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी को कैसे चूज करना है। वो है आपको अपने 5 शॉर्टलिस्टेड कंपनीज में से ये डिसाइड करना है कि किस कंपनी में आपको अपने पैसे इन्वेस्ट करने हैं। हम सभी के पैसे हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम सभी को किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले कुछ क्राइटेरिया मैच करना चाहिए जिससे कि हम बिल्कुल श्योर हो सके कि ये कंपनी हमारे लिए बेहतर रिटर्न देगी फ्यूचर में। आपको किसी लिस्टेड कंपनीज की डिटेल इंफॉर्मेशन आराम से मिल जाएगी बहुत सारे फाइनेंशियल पब्लिकेशन से और उनके ही खुद के वेबसाइट से, जिसमें वो एनुअल रिपोर्ट शेयर करते हैं अपनी कंपनी का। एनुअल रिपोर्ट एक डिटेल्ड रिपोर्ट कार्ड है जिसमें कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है पिछले कई सालों से और कंपनी के फ्यूचर प्लान्स क्या है ये भी मेंशन रहता है। लेकिन हमें फिलहाल उनके पास्ट एक्सपीरियंस से ये एनालाइज करना है कि आपके शॉर्टलिस्टेड कंपनीज कैसी हैं। हम सभी को एक सिंपल सा टेबल बनाना चाहिए कुछ इस प्रकार का, जिसमें हमें सबसे पहले कंपनी का नाम लिखना है जो आपने शॉर्टलिस्टेड किया है, यानी 5 कंपनी का नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो एग्जांपल के तौर में मैंने यहाँ पे फार्मा ए, फार्मा बी, फार्मा सी, फार्मा डी एंड फार्मा ई लिखा है। उसके बाद सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, अर्निंग्स पर शेयर्स, प्राइस अर्निंग्स रेशियो भी लिखना है आपको। तो पहला सिलेक्शन क्राइटेरिया है सेल्स का। इसमें हमने जो 5 शॉर्टलिस्टेड कंपनीज चूज किए हैं उनका एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद उनका सेल्स रिकॉर्ड चेक करना है पिछले 5 सालों में और उसे एक ग्राफ में पुट करना है। फॉर एग्जाम्पल, तो अगर मैं आपको सिप्ला कंपनी की एनुअल रिपोर्ट से पिछले 10 सालों का रेवेन्यू देखूं तो हमें ये क्लियर हो जाएगा कि उनका सेल्स अच्छा है या नहीं। जैसा कि हम इस टेबल में देख सकते हैं कि सिप्ला कंपनी का रेवेन्यू लगातार बढ़ते आ रहा है पिछले 10 सालों में, और अगर हम इसके 5 साल के रेवेन्यू को ग्राफ में पुट करें तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। इसी तरह से आप अपने 5 शॉर्टलिस्टेड कंपनीज की ग्राफ बनाइए
और ये चेक करना है कि उन कंपनीज में से सबसे बेहतर कौन परफॉर्म कर रहा है। और ऑथर का रिकमेंडेशन ये भी है कि उस कंपनी की शेयर्स ना खरीदे अनलेस उनका ग्राफ ऊपर की ओर ना बढ़ रहा हो। दूसरा सिलेक्शन क्राइटेरिया है ग्रॉस प्रॉफिट का। मान लेते हैं कि एक कंपनी का सेल 2019 में 1000 करोड़ था और ग्रॉस प्रॉफिट था 30% यानी 300 करोड़। 2020 में उसी कंपनी का सेल्स दुगना हो गया यानी 2000 करोड़। तो लास्ट ईयर के रिकॉर्ड से यानी 2020 में उस कंपनी का 30% का ग्रॉस प्रॉफिट तो होना ही चाहिए यानी 600 करोड़ रुपए। तो ऑथर कहते हैं कि हमें ग्रॉस प्रॉफिट भी देखना चाहिए अपने सिलेक्टेड कंपनीज की और कभी भी उस शेयर को ना खरीदे जिसका ग्रॉस प्रॉफिट अपने सेल्स की तरह ग्रो ना कर रहा हो। अब आते हैं तीसरा सिलेक्शन में यानी नेट प्रॉफिट। अगर किसी भी कंपनी का सेल्स 2 गुना बढ़ा है और ग्रॉस प्रॉफिट भी 2 गुना बढ़ गया है तो उसका नेट प्रॉफिट 2 गुना से भी ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि नेट प्रॉफिट ही डिसाइड करता है कि कंपनी कैसी है। इसीलिए अपने सिलेक्टेड कंपनीज की आप नेट प्रॉफिट जरूर देखिए और हो सके तो एक ग्राफ भी पुट कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ नेट प्रॉफिट की। क्राइटेरिया नंबर 4 है ईपीएस यानी अर्निंग्स पर शेयर। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जो ये डिसाइड करता है कि एक कंपनी की अर्निंग कितनी है पर शेयर। इसीलिए हम सभी को कंपनीज की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एनालिसिस करनी चाहिए और मान लेते हैं कि किसी कंपनी का पीएटी यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 600 रुपए और उसी कंपनी का शेयर कैपिटल है 1000 और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है 100। तो उस कंपनी की ईपीएस हुई PAT डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स यानी 600 डिवाइडेड बाय 100। तो ईपीएस निकली 6 रुपीज इस कंपनी की। इसी तरह अपने शॉर्टलिस्टेड कंपनीज की टेबल में सबका ईपीएस जरूर लिखें और कभी भी उस शेयर को ना खरीदे जिसका ईपीएस इंडस्ट्री एवरेज से कम हो। तो अब आते हैं आखिरी क्राइटेरिया जो है क्राइटेरिया नंबर 5, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, जिसे हम पीई रेशियो भी कहते हैं। तो पीई रेशियो का फॉर्मूला है मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस यानी अर्निंग्स पर शेयर। तो अगर किसी कंपनी का एक शेयर का प्राइस है 54 रुपीज और उसी कंपनी का ईपीएस है यानी अर्निंग्स पर शेयर है 6 रुपीज तो पीई रेशियो निकलेगा 9 रुपीज। यहाँ पर भी ऑथर ये रेकमेंड करते हैं कि उस कंपनी के शेयर्स खरीदे जिनका पीई रेशियो इंडस्ट्री एवरेज से ज्यादा हो। तो अगर इस टॉपिक को रिकैप करें तो कोई भी कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है या नहीं, इसके लिए हमें ऑथर ने 3 स्ट्रैटेजी शेयर किए हैं 3 स्टेप्स में। पहला है कभी भी कंपनी नहीं बल्कि इंडस्ट्री को चूज करना चाहिए। दूसरा कंपनी की एनालिसिस करनी चाहिए और तीसरा उसी कंपनी को चूज करना चाहिए जो इन 5 क्राइटेरिया में अच्छा परफॉर्म कर रही है, जो है सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, अर्निंग्स पर शेयर्स, प्राइस अर्निंग्स रेशियो। अगर आप इस मेथड को यूज करते हो अपने स्टॉक्स को पिक करने के लिए तो आप मैक्सिमम और सिक्योर प्रॉफिट जनरेट करेंगे हमेशा, क्योंकि बाकी लोग दूसरे से एडवाइस ले रहे हैं स्टॉक्स को पिक करने के लिए बिना कंपनी की डीप एनालिसिस करे। तो आप सभी को स्पेकुलेटर नहीं बनना है बल्कि इन्वेस्टर बनना है, जिसमें आपको डीप एनालिसिस तो करनी ही पड़ेगी लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए। तो अब हमने ये सीख लिया कि कंपनी पिक कैसे करते हैं। अब हम ये सीखेंगे कि शेयर कब खरीदना चाहिए जिससे कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले। इसके लिए हमें टेक्निकल एनालिसिस करनी पड़ेगी जो बहुत ही इजी स्टेप्स में मैं आपको समझाऊंगा। आपने अपना होमवर्क कर लिया है, यानी अपने सेक्टर्स के बारे में रिसर्च कर लिया, इंडस्ट्री की एनालिसिस कर ली और साथ ही साथ कौन सी कंपनीज में आपको शेयर्स लेना है ये भी डिसाइड कर लिया। लेकिन अभी आता है सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और ये है कि शेयर्स कब खरीदना है यानी व्हेन टू बाय। यहाँ ऑथर रेकमेंड करते हैं कि जिस कंपनी की शेयर्स आप खरीदने वाले हो उसे आप कुछ दिन तक जरूर देखिए, स्पेशली उसके प्राइस ग्राफ को। हो सकता है कि आपको ये लगे कि यार स्टॉक मार्केट कितना वियर्ड है, सेम कंपनी का शेयर प्राइस एवरी डे ऊपर या नीचे हो रहा है। लेकिन जब आप उसे रेगुलरली देखते हो तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाता है कि क्या हो रहा है। मैं आपके साथ एक एग्जांपल शेयर करता हूं जिससे कि आपको ये पता लग जाएगा कि कब खरीदना चाहिए शेयर्स और कब बेचना चाहिए शेयर्स को। जैसे कि एक कंपनी है जिसका शेयर प्राइस था डे 1 में 50 रुपीज, डे 2 में 70 रुपीज, डे 3 में 65 रुपीज, डे 4 में 90 रुपीज और डे 5 में 70 रुपीज। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का दिखेगा। और दूसरी कंपनी का शेयर प्राइस था डे 1 में 70 रुपीज, डे 2 में 85 रुपीज और डे 3 में 65 रुपीज, डे 4 में 80 रुपीज और डे 5 में 60 रुपीज। तो इसका ग्राफ भी कुछ इस तरीके का दिखेगा। आपको शायद लग रहा होगा कि ये दोनों ही ऑलमोस्ट सेम लग रही है, लेकिन यहाँ पे एक मेजर डिफरेंस है जो हम नोटिस ही नहीं कर रहे हैं। इस ग्राफ को ध्यान से देखिए। पहला कंपनी ने डे 2 में 50 रुपीज से 70 रुपीज तक का जंप लगाया है, डे 3 में फिर से फॉल होके 65 रुपीज पे आ गया है, डे 4 में फिर से राइज किया है 90 रुपीज तक और डे 5 में गिर के 70 रुपीज पे आ गया है।
तो जो हाईएस्ट पीक था 90 का वो अपने पिछले पीक 70 से ज्यादा है, और जो बॉटम पीक है 70 का उस कंपनी ने जो टच किया है वो ज्यादा है पिछले बॉटम पीक से, यानी 65 रुपीज से। तो इस सिनारियो में हम ये कहते हैं कि ये कंपनी राइजिंग फेज में है। और दूसरे कंपनी के साथ ये हुआ कि उसका जो हाईएस्ट पीक था 85 रुपीज डे 2 में, वो नेक्स्ट हाईएस्ट पीक से ज्यादा है, यानी डे 4 के 80 रुपीज से। और जो थर्ड डे में उन्होंने लोएस्ट पीक हिट किया है वो भी ज्यादा है डे 5 से। तो इसे हम कहते हैं ये कंपनी फॉलिंग मार्केट में है। तो ऑथर यहाँ ये रेकमेंड करते हैं कि कभी भी उस शेयर को नहीं खरीदना चाहिए जिसका मार्केट गिर रहा हो, और हमेशा राइजिंग फेज वाले शेयर्स को खरीदना चाहिए, लेकिन तब खरीदना चाहिए जब उनका राइजिंग फेज शुरू ही हुआ हो, ना कि तब जब खत्म होने पे आ गया हो। कभी भी राइजिंग फेज में शेयर्स को ना बेचे, हमेशा फॉलिंग मार्केट में शेयर्स को बेचे, लेकिन याद रखिए कि तभी बेचे जब उनका फॉलिंग फेज शुरू ही हुआ हो। तो अब आपने वो सब कुछ सीख लिया है जिससे कि आप स्टार्ट कर सको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन एक चीज जो आप सभी को करनी पड़ेगी अगर आप चाहते हो कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो, वो है एक डीमैट अकाउंट ओपन करना। ये बिल्कुल कंपलसरी है, बिना डीमैट अकाउंट ओपन करे आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर ही नहीं सकते। इसीलिए मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं और जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं उन लोगों के लिए फ्री डीमैट अकाउंट बनेगा अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर क्लिक करके अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करते हो तो, और ये बिल्कुल ही फ्री है। तो आप मेक श्योर करें कि अभी के अभी, और हो सके तो आज ही, अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए। अगर आपको ये बुक समरी इन्फॉर्मेटिव लगी तो मैं आपको डेफिनेटली रेकमेंड करूंगा कि आप इस बुक को जरूर परचेज करिए। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मेक श्योर करिए कि आप डीमैट अकाउंट जरूर ओपन करिए और साथ ही साथ इस बुक को भी खरीदिए। तो ये था इस वीडियो का एंड, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस डिटेल वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपने एक भी नया कॉन्सेप्ट सीखा है और आपको मेरे समझाने का तरीका पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए और अपने ओपिनियंस जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर करिए। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूं और मैक्सिमम लोगों की मैं कमेंट्स पर रिप्लाई भी करता हूं। और हो सके तो अपने फैमिली और दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर करिए जिससे कि वो भी कुछ नया सीख सके। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट संडे एक और डिटेल बुक समरी के साथ। तब तक के लिए कीप रीडिंग, कीप ग्रोइंग।